हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो आज से हम एक नई बुक्स का एनालिसिस करेंगे, जिसमें से ये है घटना चक्र दृष्टि बुक होगी, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य करंट अफेयर्स, जिसमें से होगी देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र होगी। तो आइए हम इसी को आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मिजोरम और गोवा, लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है। तो इन सभी सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार आएँ चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास अर्थात अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नील की शुरुआत हुई, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 30 तक के, है ना, कब तक? तो ये 30 तक 100% कितना 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2022 में उल्लास, है ना, और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए ये समर्पित है। तो ध्यान देना है, उल्लास कार्यक्रम की शुरुआत 2022 से किया गया। अगला है स्मरणीय तथ्य याद रखने की बात इसमें यह है कि जो उल्लास है ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रख करके जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। इसकी घोषणा 20 मई 2025, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने तो इन दोनों से भी पहले ये मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त किया। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। 1990 के दशक के पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद, लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्ज हासिल किया। तो
आधुनिक भारत का जो मिजोरम होगा, ये आधुनिक भारत का पहला राज्य है मिजोरम, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। वही जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य है। यूटी के क्षेत्र में देखा जाएगा तो भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया था 24 जून सन 2024 में। आगे हम समझेंगे, बस इसमें इतना ही था जो कि महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर ध्यान देंगे। इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें जो घटक थे 5 घटक, इसमें 5 घटक था। कौन कौन से? तो पहला था आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, दूसरा था मौलिक जीवन कौशल, तीसरा बुनियादी शिक्षा और चौथा है व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। हम समझेंगे संविधान हत्या दिवस। भारत के संविधान के भाग 13 में आपातकाल से संबंधित भाग 18 में, किसमें? भाग 18 में तो भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय और 10 जनवरी मतलब कि 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल की घोषणा किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर सन 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस उद्घोषणा के लागू होने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून सन 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्ति घोषित कर दिए गए थे। याद रखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून सन 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 11 जुलाई सन 2024 को अधिसूचना के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 जुलाई सन 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल भेज दिया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रति वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने के बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निज़ाम के शासन के अधीन था। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसे 13 महीने के बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी। और यह क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्यवाही के बाद निज़ाम के शासन से मुक्त हो गया था। ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्यवाही के बाद 17 सितंबर 1948 को यह मुक्त हो गया। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। स्मरणीय बात यह है कि 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर से समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्व संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लाद करके भेजने की क्षमता रखती है। मानेसर से रेल के द्वारा वाहनों देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र चिन्हित किए हैं, जिसके माध्यम से ये वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। ये टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI 171 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान एयर इंडिया 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गैटविक जा रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। याद रखने बात यह कि एयर इंडिया फ्लाइट जो है AI 171 B787-8 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 13:38 अर्थात 1:38 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों के बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 787 विमान में कुल 242 लोग, 230 यात्री व 12 कर्मी दल सवार थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हुई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारी रूप से जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। तो आप इस में जान सकते हैं मृत्यु हो गई। और एयर इंडिया ड्रीम
लाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की इमारत में जा गिरे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे। एयर इंडिया के द्वारा जारी सूचना अनुसार यात्री में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक थे। भारत के नागर विमान महानिदेशक अर्थात DGCA एवं दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला 2 इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार वर्ष 2011 वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स के द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है। तो हम समझ सकते हैं इसमें याद रखने की बात इसमें यह है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुआ। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की उड़ान थी जिसका नाम था AI 171 787 ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद से ये उड़ान भरी थी। कहाँ के लिए? तो ये लंदन गेटविक जा रही थी। तो वही यहाँ पर है, फ़्लाइट का नाम AI 171 B787-8 अहमदाबाद से लंदन के लिए 13 अर्थात 1:38 पर ये उड़ान भरी थी। इसमें 242 लोग शामिल थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 जो थे ये कर्मी दल थे। 242 में से 241 की मृत्यु हो गई। केवल एक ही व्यक्ति था, विश्वास कुमार रमेश, जो बच गया था और ये भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था। अगला है जिसमें से और वहाँ पर जिसके कारण हादसे के स्थान पर कुछ लोग और थे, जिसमें से ये मृत्यु होने वालों की संख्या 280 हो गई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी इसी में मृत्यु हो गई थी। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरा था, जहां पे लोग भोजन कर रहे थे। वही अगर बात करें इसमें भारतीय कितने थे तो 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई था। और इसमें अगर बात करें तो और इसमें ध्यान देने की ये बात है कि इसमें टाटा सन्स ने यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स के द्वारा पहले 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए के अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए भी प्राप्त होने वाले हैं। भारत की अन्य भीषण हवाई त्रासदी कौन कौन सी थी? 1996 में चरखी दादरी मध्य अवकाश टक्कर भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना थी, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 349 लोगों को मृत्यु हो गई थी। वही 1985 एयर इंडिया बम कांड मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई उड़ान AI 182 एक आतंकवादी बम विस्फोटक से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 329 यात्रियों की जान चली गई थी। अगला 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना। मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ़्लाइट 855 बोइंग जिसमें 747 समुद्र में गिर गई थी, जिसमें 213 लोग मारे गए। 2010 मंगलुरु विमान दुर्घटना। दुबई से मंगलुरु आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटना हुई, जिसमें से 815 यात्रियों की मौत हो गई।
वही फ्लाइट रिकॉर्डर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिसे FDR भी कहते हैं, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होता है। ये नारंगी रंग का होता है जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 ग्राम तक की टक्कर सह सकता है। केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो हम आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या करना है, आप सभी को वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। तो आज की अगर यह क्लास आप सभी को पसंद है एकदम, ठीक है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम तो हम मिलेंगे नई क्लास में। तब तक आप इतना रिवीजन कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट से मैंने क्लास स्टार्ट किया हूँ, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।